forces, that is the in between non bonded species. जो दो चीजें जुड़ी नहीं है उसमें भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। तो दीज आर वीकेस्ट फोर्सेस। तो हमने बेसिकली चार तरीके के ये फोर्स पढ़े हैं। पहला था कि दोनों चीजें नॉन पोलर, जब नॉन पोलर में अट्रैक्शन दिखेगा तो लंडन फोर्स कहलाएगा या डिस्पर्शन फोर्स कहलाएगा, या उसका एक नाम था इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। इससे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी एक चीज पोलर है और एक नॉन पोलर। अब अगर दोनों पोलर हो गई तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर एक आयन है और एक पोलर मॉलिक्यूल है तो आयन डाइपोल। तो बाकी तीन या आखिरी के तीन में तो आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद करने हैं, और जो पहला वाला था उसकी डिटेल मालूम होनी चाहिए, लंडन फोर्स डिटेल में ध्यान होना चाहिए। डन। नेक्स्ट हेडिंग है, हम गैस के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो गैसेस को कैसे मेजर कर सकते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग, मेजरमेंट्स फॉर और यूनिट्स फॉर गैसेस। गैसेस के लिए हम कौन कौन सी यूनिट्स यूज करें? मेजरमेंट्स और यूनिट्स फॉर गैसेस। तो गैसेस को, ठीक है, तो बच्चों गैसेस को अगर हमें मेजर करना है तो चार तरीके से मेजर कर सकते हैं। या तो हम उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, या प्रेशर मेजर करेंगे, या अमाउंट करेंगे। और अमाउंट भी दो तरीके से, या तो मास में या फिर वॉल्यूम। ठीक है, तो लिख लीजिए पहली यूनिट, पहली टेम्परेचर। अब बेटा टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है वो तो सभी को मालूम है, उसको हमें जरूरत नहीं। मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होता है। टेम्परेचर हम कितने में कैसे कैसे नाप सकते हैं? आपको मालूम होगा टेम्परेचर के 3-4 स्केल बन रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है फ़ारेनहाइट स्केल होता है, उसमें नापते हैं। जैसे हम जनरली बात करते हैं 98.6 टेम्परेचर है, तो वो कोई फ़ारेनहाइट स्केल है, उसका टेम्परेचर है। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, उसको डिग्री सेंटीग्रेड मत समझना। ऐसा नहीं है कि पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में और तुम सोचो कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 है, तो उसको उसके आसपास कहीं कि मतलब हाथ में पानी लोगे तो पानी उबलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। इज इट क्लियर? तो ये फ़ारेनहाइट स्केल है, ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटीग्रेड? सेंटी का मतलब क्या होता है? 100 के लिए आता है सेंटी वर्ड। सेंटीग्रेड मतलब 100 में ग्रेडिंग की गई है। दैट इज कुछ नहीं, ये स्केल बहुत बेसिक तरीके से बना था। वाटर लिया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखा और इनके बीच में 100 इक्वल लाइंस की और उसको कह दिया गया सेंटीग्रेड सिस्टम। मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, इनके बीच में 100 लाइनें बराबर की खींची गई हैं। और ये वाला सिस्टम जो था ये डिग्री या सेंटीग्रेड सिस्टम चल रहा है। ठीक, बाद में उन्होंने कहा तो ये जो सिस्टम है ना, ये नेगेटिव में भी जा सकता है, तो उन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया, दैट इज केल्विन स्केल। तो आपको मालूम ही है सबसे ज्यादा आपको इस स्केल का यूज करना है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, इस चैप्टर में जितने भी आप न्यूमेरिकल होंगे वो आप केल्विन स्केल में करेंगे, ना तो इस स्केल में करेंगे ना इस स्केल। पूरे चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स होने हैं वो केल्विन में है। ठीक है, और ये केल्विन स्केल को कहा क्या गया है, डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दीजिए तो जो स्केल आएगा दैट इज केल्विन स्केल। तो डिग्री सेंटीग्रेड के टेंपरेचर में 273 ऐड करते हैं तो जो स्केल आता है वो केल्विन स्केल कहलाता है। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड का जब हम टेम्परेचर देखते हैं तो यूजुअली हम कहते हैं -273 तक जाता है। ठीक है, तो अगर ये -273 तक मिनिमम जाता है तो इसमें भी ये ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया। तो केल्विन स्केल में जो सबसे कम वैल्यू है वो 0 है, उसके नीचे नहीं जाता। और इस 0 को एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट 0? भाई ये स्केल बेसिकली गैसेस के लिए है और यदि हम पढ़ेंगे कि गैसेस इस टेम्परेचर के नीचे एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई भी गैस इस टेम्परेचर के नीचे एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब यहां तक आना भी पॉसिबल नहीं होता असलियत में। लेकिन आइडियल गैसेस के लिए जो बनाया गया है वो भी आगे पढ़ेंगे कैसे बना है। फिलहाल आइडियल गैस भी 0 केल्विन जब टेम्परेचर आएगा, कूलिंग करते करते -273 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो आइडियल गैस भी लिक्विफाई हो जाएगी, यानी गैस बचेगी। तो कभी भी इसके नीचे का टेम्परेचर होगा ही नहीं गैसेस के लिए।
तो इसलिए इसको क्या कह दिया, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट का मतलब तो जानते ही हो, ठीक है, जैसे आप जनरली यूज कर रहे हैं एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्यूट का मतलब जानते हो ना, 100% श्योर एंड शॉर्ट। तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट जीरो है। इज इट क्लियर? जैसे तुम्हारा पेपर हो केमिस्ट्री का, फिर तुम टीचर से पूछ लो सर मार्क्स कितने हैं, एब्सोल्यूट जीरो है। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब देयर इज नो टेम्परेचर बिलो दिस फॉर गैसेस, ठीक है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का जो है, शायद जहां तक याद है C/5 F-32/9, ऐसे शायद C/5 = F-32/9, ठीक है, यही है ना, ठीक है, यही है ना। तो ये हो गया आपका डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल। और इसमें अगर आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू 98 रखेंगे, आप चाहे रख के देखिएगा 98.6 रखिए, तो डिग्री सेंटीग्रेड में वो 30 के आसपास वैल्यू आएगी। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर यूजुअली 30 डिग्री के आसपास होता है। बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन है हमारा 30 डिग्री के आसपास है डिग्री सेंटीग्रेड। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में कभी भी न्यूमेरिकल में डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा हो, लेकिन न्यूमेरिकल में कभी भी पुट नहीं करना डिग्री सेंटीग्रेड। सारे क्वेश्चन केल्विन में पुट करना, सारे क्वेश्चन केल्विन स्केल से ही बने, वही बोलो यहाँ तक क्लियर। टेम्परेचर में हेडिंग डाल दीजिए, इट कैन बी मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल, ये तीन में मेजर किया जा सकता है। बट न्यूमेरिकली only Kelvin scale should be used. But numerically only Kelvin scale should be used. Numerically आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा Kelvin scale का ही यूज करना है, but numerically only Kelvin scale should be used. Numerically आप कभी डिग्री सेंटीग्रेड यूज नहीं करेंगे या फ़ारेनहाइट कभी यूज करेंगे, केल्विन ही करेंगे, ठीक है। इंटर रिलेशन लिख लीजिए, इंटर रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज केल्विन, और केल्विन की मिनिमम वैल्यू है 0, इससे नीचे नहीं होगा कभी भी। केल्विन का टेम्परेचर बेटा नेगेटिव में नहीं होगा, माइनस में केल्विन स्केल आपको कभी नहीं मिलेगा। बेटा ठीक है, ये इंटर रिलेशंस हो गए। अब बच्चों एक वर्ड आपने सुना होगा कई बार ना, STP, NTP सुना है? व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड, और एक है NTP नॉर्मल। क्या अंतर है दोनों? यूजुअली स्टैंडर्ड कहने का मतलब होता है कि कोई एक बेंचमार्क है, हाईएस्ट वैल्यू है, एक स्टेबल वैल्यू है, वो स्टैंडर्ड। एंड NT इज नॉर्मल, नॉर्मल हर जगह का अलग हो सकता है। तो STP स्टैंडर्ड वर्ड से, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी केल्विन में कितना केल्विन है? 273, ठीक है। लिख लीजिए इन STP the temperature is taken as 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, ठीक है। इन जनरल ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन है। इस चैप्टर में जो हमारा स्टैंडर्ड है वो 0। एक आध चैप्टर में हम STP वर्ड बोलेंगे और वहां टेम्परेचर 273 ले लेंगे, ओ सॉरी 300 ले लेंगे, माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर। वो जब आएगा तब बताएंगे। फिलहाल इस चैप्टर में जब भी STP बोले तो टेम्परेचर का मतलब आप 273 केल्विन रखें। नेक्स्ट अगला मेजरमेंट का तरीका लिख लीजिए बेटा, अमाउंट ऑफ गैसेस को कैसे आप मेजर करें। अमाउंट, ऑब्वियसली पहला जो तरीका हम अमाउंट में लेंगे वो इसका मोल्स में ले रहे हैं, मोल्स। क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे जब भी मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ तो अमाउंट का जनरली मतलब क्या होता है, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे ना ये वाला सब्सटेंस ले आइए, तो यूजुअली आप कहेंगे ना इसके कितने पीसेस हैं, कितने मॉलिक्यूल है या कितना वेट है। तो सबसे पहला अमाउंट का तरीका मोल्स है। अच्छा आप जानते हो मोल्स दो तरीके से बन सकते हैं, या तो सब्सटेंस का आपको मास और उस मास को काय से डिवाइड करते हैं आप,
मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो ये मोल्स बन जाता है। और मोल्स का बेसिकली मतलब क्या है? मोल्स का मतलब क्या है? 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाए। इतने पार्टिकल को 1 मोल कहते हैं। तो इतने पार्टिकल का जो मास है वो मोलर मास। 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल का मास क्या है? मोलर मास। तो आपके पास जो भी मास है उसमें कितने मोल्स हैं? तो आप मोलर मास से डिवाइड जैसे करोगे उससे मोल्स आते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए हम एक तरीका मोल्स ले रहे हैं, ठीक है? इसलिए अमाउंट मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैन बी फाइंड आउट बाय, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी फाइंड आउट बाय, मोल्स कैसे आप निकाल सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास, ठीक है बेटा? इसकी होपफुली आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये वैसे सबसे ज्यादा यूज होगा लेकिन आपको आता है, आई होप सो। बोलो बेटा, कैलकुलेट कर लोगे मोल्स। जैसे सपोज उन्होंने कह दिया है 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस और कहेंगे मोल्स बताओ, तो इसमें जल्दबाजी में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये समझ नहीं पाते हम 1 रख के मोलर मास या 2। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने H2 की बात की है तो इसे 2 से डिवाइड करिएगा और ये 2 मोल्स बन जाएंगे। और अगर खाली H एटम होती तो 1 से डिवाइड करते। तो मोलर मास में बेसिकली 1 मोल के मास होता है, और 1 मोल में अगर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, एटम तो एटम। क्लियर है? तो ये बस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, तो मोलर मास किसका पूछ रहे हैं या मोल्स किसके पूछ रहे हैं, एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के, ऐसे करके निकालो। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक। बाई चांस मास किलोग्राम में दे रखा तो ग्राम में चेंज करके करिएगा, मास किसी और यूनिट में दे रखा तो ग्राम में पहले चेंज करिएगा तब रखिए। एनी डाउट? नेक्स्ट मेथड जो हो सकता है वो कैलकुलेट करने का वॉल्यूम हो सकता है। किसी भी चीज का अमाउंट अगर देखना है और वो लिक्विड है स्पेशली, ठीक है, या गैस भी है, तो कह सकते हैं ना इसके कितने लीटर है। इट इज अ कॉमन सेंस, ठीक है? जैसे आप ऑयल खरीदने जाते हैं तो यूजुअली आप वो कहे कितना ऑयल, तब ये थोड़ी कहते हैं 2 दर्जन ऑयल है ना, तो यूजुअली आप यही कह रहे हैं ना कि लीटर्स में चाहिए, है ना? या मिल्क खरीदते हैं या कई और चीजें हैं, जैसे ब्लड भी अगर आप कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जा रहे हैं, तो ये थोड़ी कहता है कि तुम्हारे शरीर से कितने किलो ब्लड निकालना है, ठीक है, या कितने मोल्स निकालना है, तो वहां उसका वॉल्यूम यूज करते हैं। तो लिक्विड और गैसेस के लिए वॉल्यूम भी यूज किया जा सकता है, ठीक है बेटा? वॉल्यूम क्लियर ही है सभी? वॉल्यूम तो अब आपको मालूम नहीं है, उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस यूनिट्स पता होना चाहिए बेटा। वॉल्यूम की जो यूनिट है मेनली लीटर्स यूज करेंगे, जो एसपी की यूनिट है वो लीटर्स, ठीक है? अब इस लीटर के थोड़े बहुत कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, ठीक है? वॉल्यूम को आपको मेनली काहे में यूज करना है? लीटर में यूज, यहाँ तक क्लियर? अब कन्वर्जन्स कौन कौन से? देखो, अगर मैं लीटर का सपोज चेंज करना चाहूं और ये लिखना चाहूं सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? इज इट क्लियर? कितने होते हैं? वेरी गुड। तो आपको ये याद रखना है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा होता है वेरिएशन, लेकिन हमें थोड़े वेरिएशन की चिंता नहीं है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ml भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो एक बार आप पहले प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, बहुत सरल बात है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मैं क्यूब ड्रॉ करूं और इस क्यूब की हाइट, लेंथ, ब्रेथ, ये तीनों मैंने 1 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है? तीनों ही 1 सेंटीमीटर है, तो इस क्यूब का हमें वॉल्यूम पता चल गया। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से वॉल्यूम आता है, इसका वॉल्यूम आ गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? इमेजिन और डाइस, पासा जो होता है लूडो वाला, अगर वो 1 सेंटीमीटर लेट्स सपोज उसकी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 1 सेंटीमीटर हाइट है, तो एक वो पासा जो तैयार हुआ वो 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम था। उसको अंदर से खोखला कर, अब उसके अंदर आप ड्रॉपर से पानी डालिए, ठीक है, उस खोखले पासे, तो उसके अंदर जितना भी पानी आएगा मैक्सिमम क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। क्लियर? और उसी को जब उस वाटर को हम 1000 बारी मिलाते जाएंगे, क्लियर, तो वो वाटर वो टोटल काहे में चेंज हो जाएगा? 1000 ml होने के बाद 1 लीटर में चेंज हो जाएगा।
यानी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जब 1000 टाइम्स करते हैं तो 1 लीटर के बराबर आता नहीं है। क्लियर है? तो वहां ही से ये आया, लीटर की छोटी यूनिट मिलीलीटर। लीटर का 10 टाइम्स कम करो, फिर 100 टाइम्स कम करो, 1000 टाइम्स कम करो तो मिलीलीटर आता है। तो मिलीलीटर तो एकदम डायरेक्ट है इसके, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर है? 1000 मिलीलीटर है। मतलब ये तो इसी की छोटी यूनिट है, लेकिन ये दूसरी यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है। ये लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई करके यूनिट आई है, और ये यूनिट लिक्विड के अमाउंट को नापने के लिए जो लिक्विड के लिए यूनिट बनाई है वो। क्लियर? तो इन जनरल ये कन्वर्जन। तो 1 सेंटीमीटर को क्या माना गया है? नियरली 1 ml माना गया है। 1 सेंटीमीटर और 1 ml आपस में लगभग बराबर। क्लियर? चलिए बताइए, अगर कहीं लिखा है 1 मीटर क्यूब, बताना है इसमें कितने लीटर आएंगे। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर आएंगे, और ये चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन, दैट इज जहां हमने चैप्टर 1 में यूनिट कन्वर्जन पढ़ा है, ये उसका क्वेश्चन है। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर आते हैं? तो बेटा थोड़ा और ध्यान से दीजिएगा, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर आते हैं? 1000। याद रहेगा? ठीक है, सोच के देखिए। मैंने आपको इसीलिए ये चीज समझाई थी, ये डायग्राम इसीलिए बनाया। अब ये वाला डायग्राम दिमाग में बनाइए, अगली बार गलती नहीं हो। व्हाट इज 1 मीटर? कपड़ा नापने जाते ना, यूं करके नाप देता है, ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर इतना बड़ा एक बॉक्स बन, ठीक है, इसके अंदर कैविटी में आप पानी भरते जाए तो कितना आएगा? वो आएगा 1000 लीटर्स। ठीक है, अब हम चाहें जैसे मैथमेटिकली यहां से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये वाली बात सत्य है कि 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा। अब चेंज करके देखो, जैसे आपने यहाँ लिखा है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, है ना। अब मैं इसे चेंज करने के लिए आपसे कहता हूँ, ये लिखा है 1000 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर से मीटर बनाना, सेंटीमीटर से मीटर कैसे बनता है बोलो? 1/100। तो ये लिखा है सेंटीमीटर, और मुझे बनाना है इससे मीटर क्यूब। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं? 1/100, यही तो है। और अभी क्यूब भी कर रहा है, इज इट क्लियर? इसे यहाँ क्यूब भी कर रहा है तो नीचे 10⁶ था। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो अब ये वाली चीज क्या बन गई है आपकी? मीटर। ठीक है, अब ये कितने मीटर क्यूब बना है, क्या है, उसे चेंज करो, बताओ कितने मीटर क्यूब बना है, चेंज करो। ये तो हमने खाली इस यूनिट को चेंज किया है, मैं ये चाह रहा था, उल्टा चाह रहा था 1 मीटर। कोई बात नहीं यार, बेटा जल्दी बताओ ये वैल्यू कितनी है? ये 1000, ये कट गए, 10⁻³ बचा, ये कट गया। अब जरा जल्दी से वैल्यू बोल कर बताओ कितनी बची? 1/, मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर ही तो है बेटा। मैंने इसी यूनिट कन्वर्जन को किया था, तो अभी इस तरफ तो छेड़ा ही नहीं है, इधर तो 1 लीटर ही लिखा है। अब इसे 1 करो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यानी 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर आ रहे हैं? क्लियर है? एक बहुत पॉपुलर यूनिट जो इसकी चलती है वो देखिए, दैट इज, कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कह देगा 1 डेसीलीटर, डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर कितने लीटर होता है? ठीक है, आपको मालूम है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर का 1000, डेसीमीटर यानी 1/10, 1/10 का भी क्यूब करेंगे वो 1000 कट जाएंगे, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ध्यान रखिए, कई बार 1 लीटर ना कह के 1 डेसीमीटर क्यूब कह देगा, और 1 डेसीमीटर क्यूब कहा है, ध्यान रखिएगा 1 लीटर इज द, ठीक है। तो वॉल्यूम को लीटर में प्लेस करना है, डेसीमीटर क्यूब दे रखा तो लीटर में बना लीजिएगा। और ये जो मैं बार बार लिख रहा था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बेसिकली यही होता है 1000, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म है सीसी, तो वो जहां सीसी लिखा होता है तो ये, ठीक, दैट इज सीसी, सीजीएस यूनिट। फुल क्लियर? मिटा दूंगा इसे,
ये हो गया वॉल्यूम के बारे में। बाकी वॉल्यूम के बारे में कोई खास इसमें है। टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, अब लास्ट बचा है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। ऑब्वियसली प्रेशर का मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से होता है प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर में भी 2-3 वैल्यूज दे रखी हैं अलग अलग। पहले यूनिट समझते हैं कौन कौन सी होती है। प्रेशर की एक यूनिट तो है एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, व्हाट इज 1 एटमॉस्फेयर? 1 एटमॉस्फेयर होता है, आप उससे समझते क्या? ठीक है, ये इसका कन्वर्जन है। 1 एटमॉस्फेयर में 760 mmHg होता है। और क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर? ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब हमने क्या किया, एक एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। हमने एक 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया। अब दिमाग में सोच लेना 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना हुआ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो ये 1 मीटर स्क्वायर ये आ गया स्क्वायर मीटर, यहां तक क्लियर? इसके ऊपर गैसेस, और वो गैसेस हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल में मास होगा, गैस का पार्टिकल मूव करेगा, तो वो जितना भी फोर्स लग रहा है, इज इट क्लियर? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितनी भी गैसेस अवेलेबल है और वो जो भी फोर्स लगा रहे हैं, उसी को बेसिकली हमने क्या कहा है, 1 एटमॉस्फेयर, जब वो है प्रेशर। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम एनटीपी की बात करेंगे या बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, तो एक फ्लेक्सिबल वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि जो गैसेस का अमाउंट अर्थ पे है वो हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ी, समझ में आ रहा है? जैसे आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाओगे, पहाड़ पे जाओगे, वहां गैसेस कम हो, तो वहां 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? वहां गैसेस कम है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये यूनिट गड़बड़ है, एटमॉस्फेयर यूनिट में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड कर रही है। एटमॉस्फेयर गलत और थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है, गैसेस कम हो रही है, तो वैल्यू अलग आ रही है। तो उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट बना। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बना, इसकी पहली वाली स्टैंडर्ड यूनिट बना दी है पास्कल। ठीक है, व्हाट इज पास्कल? वेरी गुड। इन्होंने जो पहली यूनिट बनाई पास्कल, वो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई, मतलब प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? 1 न्यूटन, और एरिया की 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां उन्होंने कहा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल। अब कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना या वैल्यूज देखी, उन्होंने सिंपल ये कहा जब भी कितनी भी गैसेस है, इससे मतलब जब भी उन गैसेस की वजह से 1 मीटर स्क्वायर जगह पे 1 न्यूटन का फोर्स आएगा। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स आएगा तो हमसे 1 पास्कल। इज इट क्लियर? 1 मीटर स्क्वायर में जो फोर्स गैसेस का आ जाए वो कितना आ जाए? 1 न्यूटन का आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? 1 पास्कल। ये इतनी छोटी वैल्यू थी कि उन्होंने कहा भाई इसको अपग्रेड करो, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, तो इसको अपग्रेड करने के लिए उन्होंने कहा भाई इसको बढ़ाया, तो 1000 किलो पास्कल। ठीक है, 1000 किलो पास्कल की 100 किलो पास्कल। व्हाट इज 100 किलो पास्कल? यानी 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो 10 की पावर 5 पास्कल जब इकट्ठे हुए, तब उन्होंने इसका एक नया नाम दिया, इसका कहा बार। तो 1 बार क्या है? जब 100 किलो पास्कल्स होंगे या 1 लाख पास्कल्स आ जाएंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे? 1 बार। इज इट क्लियर? और ऑब्वियसली बार और एटमॉस्फेयर नियरली इक्वल है। ठीक है, 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर नियरली इक्वल है, थोड़ा सा अंतर है। एक बार चेक कर लीजिएगा, जहां तक मुझे ध्यान है 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01925 बार। यार ये ना एक बार चेक करना, इधर इधर ना किया जाएगा, जहां तक मुझे 3 to 5 बार एक बार इसे चेक करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर इधर उधर तो नहीं है, मुझे जहां तक ध्यान है एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ज्यादा है, तो उस हिसाब से ये आ है एटमॉस्फेयर और बार में कम है। ठीक है, इंटरकन्वर्जेंस। बोलो क्लियर है?
ठीक है। तो जो एक ऑर्डिनरी जिसे इन्होंने 1 एटमॉस्फेयर कहा था, वही इनका स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट है 1 बार, ऑलमोस्ट, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। फिर कई साइंटिस्ट ने वही एक्सपेरिमेंट्स किए, आपको याद है बैरोमीटर एक्सपेरिमेंट्स चैप्टर 1 के या फिजिक्स में पढ़े कि एयर भर दी, एटमॉस्फेयर भर दिया और वाटर रख दिया या मरकरी रखा, तो देखा कितनी हाइट तक वो ऊपर कॉलम इंक्रीज कर सकता है। तो ये आया कि 1 एटमॉस्फेयर से यूजुअली 760 mmHg, यानी मरकरी जो कैपिलरी में चढ़ेगा वो 760 मिलीमीटर हाइट तक चढ़ सकता है, जिसे आप 76 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, 76 सेंटीमीटर का मतलब समझते हो, नियरली 2.5 फीट। मतलब एयर में इतनी ताकत है, जो एयर हमारे चारों ओर घूम रही है, कि अगर मरकरी भी रखते हैं हम, मरकरी इज क्वाइट डेंसर मेटल, उसके बाद भी उस मरकरी को अगर प्रॉपरली फोर्स लगाएगा तो लगभग मरकरी भी 2.5 फीट तक चला जाएगा। और मरकरी और वाटर में कितने टाइम्स का अंतर है डेंसिटी? 13.6 टाइम्स का अंतर, नियरली 13 पॉइंट। ठीक है, तो अब अगर ये 76 सेंटीमीटर तक तो मरकरी को उठा सकता है, तो अगर वाटर पे वो फोर्स लगाएगा तो कितने तक ले जाएगा? 76 इंटू 13, यानी 2.5 फीट इंटू 13, यानी 30 फीट के आस। ठीक है, हमारा जो एक फ्लोर बना होता है यूजुअली 11, 12, 13 फीट पे होता है। ठीक है, और मतलब एयर में इतनी ताकत है, जो एटमॉस्फेयर है, तो अगर ऑर्डिनरी वाटर को स्ट्रीमलाइन से प्रेशराइज किया जाए तो 1 एटमॉस्फेयर से या उसी एयर से कितने लेवल तक ऊपर चला जाएगा? 3 मंजिल तक पानी अपने आप चढ़ जाएगा इस एटमॉस्फेयर प्रेशर से, जो थियोरेटिकल आर्ट है। ठीक, फिलहाल इससे हमें लगने दीजिए। और इसको उन्होंने और भी 760 mmHg को 760 टॉर भी कह रहा है। वो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बना रखा है। इज इट क्लियर? एक आदमी लगता है कोई सरदार भी ऊपर टॉर वर्ड दिया हुआ। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, बाकी हम चैप्टर में डिटेल करेंगे थोड़ा सा। सारी यूनिट्स क्लियर? चलिए हेडिंग है गैस लॉस। गैस लॉस मतलब गैसेस भी कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। लॉ कहने का मतलब है कुछ रूल्स फॉलो, और इससे बेसिकली 4 या 5 लॉ हैं। इन लॉ से एक इक्वेशन बनेगी, वो कहलाएगी आइडियल गैस इक्वेशन। तो पहले तो मैं गैस इक्वेशन आपको बता दे रहा हूँ क्या बन के आएगी। ये इक्वेशन बाद में बन के आएगी E = NI। तो अगर आपके दिमाग में इक्वेशन पहले से है तो थोड़ा पढ़ना इजी रहेगा कि हम किस इक्वेशन को डेवलप करने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने लॉ बनाए, जैसे पहला लॉ बनाया P, दैट इज बॉयल्स। ठीक है, ई वाले से बना नहीं, तो ई ने बनाया बॉयल्स। उबले का नियम क्या था? उबले मतलब बॉयल होना। ठीक है, उबले का नियम, बॉयल का लॉ। ठीक है बेटा, आराम से पहले समझ लीजिए, बाद में लिख लेंगे। तो उबले ने क्या किया, बॉयल ने क्या किया, इन दोनों को देखा था। ठीक है, इन दोनों पे लॉ बनाया, इन दोनों पे P और V। तो उसने ये कहा P और V का मल्टीपल कांस्टेंट है, यानी पूरी चीज कांस्टेंट। यानी ये भी कह सकते हैं P और V आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पे अगर देखें तो ये वैल्यू वैल्यू ये तो R है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे आपने कैपिटल G शायद पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे नाम। N क्या है? ये ऑब्वियसली मोल्स ऑफ गैस है, ये टेंपरेचर इन केल्विन। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस की अगर हम बात करें कि अगर एक कंटेनर में आपने गैस भर दी तो उसमें N तो कांस्टेंट होगी। किसी कंटेनर में अगर आपने गैस भर दी है तो उसमें अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल तो कम बढ़ सकते ही, वो तो कांस्टेंट है। अब आपने उस कंटेनर का टेंपरेचर भी क्या कर दिया, फिक्स। ये टेंपरेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ना हीट हो ना। ठीक, अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट की, ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में यहाँ पिस्टन लगा दिया, यानी ये मूवेबल पिस्टन, और यहाँ गैस कर, और इसको मेजर कर रहे हैं, इसका टेंपरेचर देख रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं और वॉल्यूम। तब उन्होंने जब 100-200 एक्सपेरिमेंट कर लिए या बहुत बारी एक्सपेरिमेंट कर लिया, तब ये एक लॉ दिया। क्या? उन्होंने देखा जब भी वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे,
ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम कम होते जा रहा है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें यानी टेम्परेचर चेंज ना करें और ना ही गैस के पार्टिकल्स चेंज हो, तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली चल रहे हैं, यानी प्रेशर के डबल होते ही वॉल्यूम हाफ और वॉल्यूम के डबल होते ही प्रेशर हाफ। अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर कम होगा और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इज इट क्लियर? मतलब आप कोई भी गैस ले, नेचर ऑफ गैस से कोई मतलब नहीं, तो वो हीलियम है या हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, किसी गैस से मतलब नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं, या CO2 है, तो कोई भी गैस ले लें, उस गैस का अगर आपने अमाउंट फिक्स कर दिया और आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो गारंटेड सब प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल है वो कांस्टेंट आएगा, कोई भी गैस। ठीक है, और अगर आपको प्रेशर पता है तो वॉल्यूम बता सकते हैं, वॉल्यूम पता है तो प्रेशर। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या वो नाइट्रोजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए प्रेशर 25 एटमॉस्फेयर आ रहा है और वॉल्यूम लेट सपोज 20 ml आ रहा है, तो अमोनिया के लिए भी इस कंडीशन में प्रेशर इतना ही आएगा, वॉल्यूम इतना। किसी भी गैस के लिए ये वाली वैल्यू सेम। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? यानी गैसेस पे नेचर का बहुत बड़ा असर नहीं, खाली गैसेस किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब मोल्स क्या है, पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल वहां मौजूद है उस गैस के। अगर पार्टिकल इक्वल है तो ये वाला मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, समझ में आया? तो बॉयल्स लॉ क्या हुआ, बॉयल लॉ सुन लो बेटा एक बार, क्या हुआ, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गैस का गिवन अमाउंट है मतलब ये कांस्टेंट कह दिया, एंड गिवन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, for given amount of gas and constant temperature, the product of pressure of gas, pressure of a gas and volume of gas is constant. Yeah, pressure of gas is inversely proportional to the volume occupied by the gas. Clear है? लिख लीजिए, pressure of gas is inversely proportional to the pressure of gas is inversely proportional to the volume occupied by gas molecules. Pressure of gas is inversely proportional to the volume. Pressure of gas is inversely proportional to the volume occupied by gas molecule at constant temperature. At constant temperature and given amount of gas, या सीधा कह सकते हैं at constant temperature and moles. At constant temperature and moles, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, मोल्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। लिख लीजिए जल्दी से, P into V is constant, ये नहीं लिखना अभी आपने, P into V equals to constant, P is inversely proportional to, जहां तक आगे मिटाई दें, ठीक है। इसको ये भी कहना चाहते हैं, जब ये चीज हमने लिखी है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, आइए समझ, P और V का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, तो शुरू में P और V का मल्टीप्लाई जितना है बाद में भी उतना ही रहेगा, चाहे P कम होकर V बढ़ जाए चाहे V कम होकर, यहां तक क्लियर? क्या हम इसको ये कह सकते हैं, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये लिखा है प्रेशर और ये लिखा है 1/1, ये लिखा है मैंने प्रेशर और 1/1, वॉल्यूम नहीं है, 1/1, तो क्या आपको ये लग रहा है स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए? क्यों? क्योंकि प्रेशर इतनी शायद मैथमेटिक्स आती हो, या ए वाई और एक्स एक्सिस में अगर ग्राफ है और ये दोनों के दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, दो चीजें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसमें स्लोप ऐसा आएगा या स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी स्लोप के साथ। इज इट क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और मैंने अपनी ये कहा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था, लेकिन मैंने लिख लिया प्रेशर और वॉल्यूम की पावर -1 पे ग्राफ, यानी इस पूरे को एक यूनिट मान लिया, तो ये दोनों तो डायरेक्टली हो गए, और जब डायरेक्टली होगा तो स्ट्रेट लाइन। बोलो यहां तक क्लियर? कोई डाउट? ये ग्राफ क्लियर? कोई डाउट है? प्रेशर ऑफ 1/वॉल्यूम, ठीक। अब इस ग्राफ में एक लाइन और मैंने बना दी, मान लो ये वाली लाइन है टेम्परेचर T1 पे, ये वाली लाइन है टेम्परेचर T2,
टेम्परेचर बदलोगे तो एक नया प्रेशर वॉल्यूम आ जाएगा उसी ग्राफ में। तो टेम्परेचर, अब ये पूछा विच टेम्परेचर इज हाई, विच टेम्परेचर इज लो, कौन सा ग्राफ हाई टेम्परेचर के लिए, कौन सा लो के लिए। T1 बड़ा टेम्परेचर है, T2। तो तरीका क्या करने का, एक सिंपल तरीका, आप ना यहाँ से परपेंडिकुलर डाल, जैसे आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो इन दोनों का ही वॉल्यूम सेम हो गया, 1 बाय वॉल्यूम, जो वॉल्यूम भी सेम हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब आप इस ग्राफ को डायरेक्टली देखो कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये रहा T1 का प्रेशर T1, T2 का प्रेशर P2, और ग्राफ ऐसे बढ़ता है, यहाँ वैल्यू 0 के ऊपर बढ़ रहा है, तो P2 इज मोर देन P1, इसलिए T2 इज मोर देन। समझ में आया ये देखने का तरीका। ये मैंने आपको जो तरीका बताया ये बायो पद्धति, मतलब इसमें मैंने मैथमेटिक्स नहीं लगाई, एक दूसरी टेक्निक लगाई जिसमें मैथमेटिक्स कम लगे। यही किसी मैथमेटिक्स वाले टीचर से पूछोगे उसका आंसर क्या होगा, या फिजिक्स वाले, उसका आंसर होगा जब तुम दो ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ का स्लोप भी तो टेम्परेचर आ रहा, कहाँ स्लोप ज्यादा है वहां टेम्परेचर ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, तो खत्म कहानी। इसमें नाटक करने की क्या जरूरत है, ये कांस्टेंट ये क्या बेवकूफी वाले काम कर, तुम वो केमिस्ट्री वाले ने बताया। हाँ ठीक है, फिर कोई उसमें दिमागी इतना होता है यार, तुम यार मैथ वाले होके ये वाली बातें कर रही है भाई, इनका स्लोप इस तू बता रहा है ना, स्लोप ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा, सिंपल। मान लो ये बात ठीक है, बोलो भी बना लिया था, नहीं बना। तो ये हुआ पहला ग्राफ, प्रेशर और 1 बाय वॉल्यूम का। एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, ये T1 है, ये T2 है, और इन दोनों का स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा, स्लोप से ही टेम्परेचर पता चल रहा था, क्योंकि इसलिए T2 इज मोर देन। डन, हटा दो सेकंड ग्राफ। अब हमने कहा कि हम तो ग्राफ इसके बीच में बनाएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम। आ गया समझ में? दोनों चीजें आपस में क्या है, इनवर्सली, एक बढ़ेगा तो दूसरा, तो इनवर्स का ग्राफ ऐसा आता है। इज इट क्लियर? इनवर्स का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन में बना देना, ठीक है। तो ये आपने अगर पढ़ा हो, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, y और x में ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा आएगा, और अगर ये भी स्क्वायर क्यूब कर दे तो हाइपरबोल, और मतलब ये डीपर कर्व होते जाएंगे धीरे धीरे। ये बोलो क्लियर? अगेन यहाँ एक T1 के लिए बना सकते हैं, एक T2 के लिए बना सकते हैं, सेम रीजन है, सेम लॉजिक है हमारा। तो T2 इज ग्रेटर देन T1 दिखेगा। डन, बन गया है। डन, अब हमने यहाँ लिख दिया P और B का मल्टीपल, और यहाँ कोई प्रेशर है या वॉल्यूम, तो ये स्ट्रेट लाइन है। कोई डाउट? P और B का मल्टीपल, चाहे प्रेशर कुछ भी हो, P और B का मल्टीपल हमेशा P इंटू B तो कांस्टेंट आएगा, चाहे प्रेशर डबल हो जाए वॉल्यूम आधा जाएगा, वॉल्यूम डबल हो प्रेशर आधा जाएगा, मल्टीपल तो कांस्टेंट आएगा, तो P B का मल्टीपल। बोलो क्लियर है? बॉयल्स लॉ, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, बॉयल्स लॉ में कोई दिक्कत? तो अगर आपके पास एबीसी बुक है, ठीक है, अगर आपके एबीसी या कोई ऐसी साइड बुक है, एनसीईआरटी छोड़ के, तो बाकी साइड बुक्स में पहले बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन है, बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स 10 न्यूमेरिकल, फिर चार्ल्स लॉ, फिर चार्ल्स के 10, फिर एवोगैड्रो लॉ उसके, ठीक है। एनसीईआरटी ने सारे लॉ इकट्ठे पढ़ा के फिर एक साथ क्वेश्चन दिए हैं, मतलब एनसीईआरटी में प्रैक्टिस कम है, ठीक है। बुक है तो ठीक है, नहीं तो कल मैं शीट इसकी भी डाल दूंगा। अब मैं आपको डेली शीट दूंगा ही दूंगा, हाँ एक ही बार, मतलब मैं सारी साइड बुक्स में क्वेश्चंस हैं,